नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह स्वागत करता हूं कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये डेली जीके सीरीज क्वेश्चन चल रही है, जो कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है और एक दिन हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो इसे और जल्दी पूरा कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ये हमारी सीरीज का क्लास नंबर 7 है, क्लास नंबर 7। इस क्लास का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 161, क्वेश्चन नंबर 161। देखिए क्या पूछा है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। निम्न में से कौन से ऐसे प्रथम भारतीय हैं जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए, चुने गए, सदस्य चुने गए। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एस एन बोस, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी दादा भाई नारोजी। ऑप्शन डी मंगल पांडे। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नारोजी। ये दादा भाई नारोजी से रिलेटेड एसएससी काफी प्रश्न पूछता है। थोड़ा मैं इसमें आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। देखिए दादा भाई नारोजी जो हैं वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। मतलब भारत का जितना भी धन है वह विदेश यानी कि इंग्लैंड में जा रहा है। ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। और वहीं इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भुखमरी एवं भारत में गैर अंग्रेजी सरकार। ठीक है। वहीं इनसे रिलेटेड एक प्रश्न और हमेशा पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दादा भाई नारोजी। चलिए इससे अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 162, क्वेश्चन नंबर 162। देखिए हमसे क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आइलैंड ऑफ पर्ल्स। निम्न में से कौन सा देश जो है मोतियों का द्वीप कहा जाता है। किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। इस प्रश्न के चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बहरीन। बहरीन एक ऐसा देश है, बहुत छोटा देश है, जो कि हमारी दिल्ली से भी छोटा देश है, जहां पर मोतियों की खेती होती है। ये आइलैंड ऑफ पर्ल्स इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मोतियों की खेती होती है। और बहरीन के विषय में बहुत सारी चीज़ें फेमस है, जैसे कि वहाँ पर एक 400 साल पुराना पेड़ है जिसकी वहाँ पर पूजा होती है। और जैसा कि मैं आपको हर बार हर वीडियो में हर क्वेश्चन में जहाँ भी मेरे पास कैपिटल या स्टेट आते हैं तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देता हूँ। तो चलिए आप बहरीन के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। बहरीन की जो हमारी वो है, बहरीन की कैपिटल है मनामा। बहरीन की कैपिटल है मनामा। ठीक है। और वहीं हमसे अगर बहरीन की करेंसी पूछता है तो होता है बहरीनी दिनार। ठीक है। दिनार वैसे तो अरब अरब कंट्रीज में दिनार चलते हैं, रियाल चलते हैं, परंतु जो जिस देश में जो करेंसी चलती है वो उस देश के नाम के आगे जुड़ जाता है। जैसे कि ये बहरीन में दिनार चलता है तो इसे हम बहरीनी दिनार कहेंगे। चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमसे क्या पूछता है। प्रश्न संख्या 163, क्वेश्चन नंबर 163। ये क्या पूछ रहा है। ऑर्डर नेसे लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑर्डर नेसे लाइन रेखा कि निम्न में से किन दो देशों के बीच की रेखा है। ठीक है। ऑप्शन ए है आपका इजराइल और फलस्तीन। ऑप्शन बी है जर्मनी और पोलैंड। ऑप्शन सी है चीन और वियतनाम। ऑप्शन डी है मैक्सिको और यूएसए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी और पोलैंड। ये दोनों ही जो हैं पड़ोसी देश हैं एक दूसरे के, और ये यूरोपियन संघ में आते हैं। यूरोपियन देश हैं ये दोनों। ठीक है। अब यहाँ भी दो देश आ गए, इनसे रिलेटेड थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ। पहली जानकारी देता हूं मैं आपको। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। दोबारा सुनिए, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है। वहीं जर्मनी में हमारा जो वो चलता है, करेंसी चलती है, वो चलती है यूरो। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं पोलैंड से रिलेटेड। पोलैंड क्या पूछता है। पोलैंड में अगर आपसे राजधानी पूछेगा तो इसकी है वार्शो। पोलैंड की राजधानी है वार्शो। और इसकी जब करेंसी पूछता है तो ये होती है पोलिश जोल्टे। पोलिश जोल्टे। ठीक है।
देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये आपको करेंसी और कंट्री के कैपिटल्स जो हैं साथ के साथ ऐसे ही याद होंगी, और कभी इनकी लिस्ट लेकर बैठ गए तो आपको टेम्पररी ही याद होंगी, कभी याद नहीं होने वाली ऐसे। इसलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ हमेशा दो दो तीन तीन क्वेश्चन जरूर जोड़ता हूं, ताकि आपको उसका लिंक बना रहे, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन भी आपको याद रहे। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 164, क्वेश्चन नंबर 164। ये हमसे क्या पूछता है? विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट जीरो डिग्री लेटीट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इंटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है जो कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, दो अर्धगोलार्ध में बांटती है? ऑप्शन ए है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी है इक्वेटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्रॉपिक इक्वेटर। इक्वेटर शब्द का मतलब ही है इक्वल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग करने वाली रेखा का नाम है। ये हमारी पृथ्वी है, इसके दो हिस्से कर दीजिए। ये जो बीच वाली जो रेखा है ये हमारी होती है इक्वेटर, ठीक है। इसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है, ठीक है। और दो रेखाएं और होती हैं इनमें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऊपर वाली होती है, ठीक है, और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है हमारी नीचे होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 165, क्वेश्चन नंबर 165। देखिए हमसे क्या पूछता है? नाफ्था झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, नाफ्था झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है? एक्चुअली में प्रश्न पूछ रहा है ये किस नदी पर स्थित है, लेकिन ये आपको आगे चलकर ये ऐसे ही पूछ सकता है कि किस राज्य में स्थित है। मैं आपको इसके दोनों ही आंसर बताऊंगा। आपके पहले ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है चेनाब, सॉरी जेनाब हो गया, चेनाब है, ऑप्शन डी है पद्मा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सतलुज। यह जो है सतलुज नदी पर बनी हुई परियोजना है जहां पर पानी से बिजली बनाई जाती है, और ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये चल रहा है हमारे हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश आ गया है तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, ठीक है। वहीं जो गवर्नर हैं हिमाचल के, गवर्नर जो हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 166, क्वेश्चन नंबर 166। ये हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द फर्स्ट पोर्ट दैट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन गुजरात स्टेट। निम्न में से गुजरात में बनने वाला सबसे पहला बंदरगाह कौन सा है आजादी के बाद? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मुंदड़ा, या मुद्रा कह लो अंग्रेजी में, हिंदी में मुंदड़ा, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है मांडवी, ऑप्शन डी है नवलखी। देखिए पहली चीज तो ये चारों चारे जो हैं ये गुजरात में ही स्थित हैं और ये एक सीरीज में स्थित हैं, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले मुंदड़ा आएगा, फिर मुंदड़ा आएगा, मांडवी आएगा, फिर कांडला आएगा, फिर नवलख आएगा, ठीक है। चलिए वो एक अलग सीक्वेंस है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कांडला। कांडला पोर्ट जो है, कांडला बंदरगाह सबसे पहला गुजरात का डेवलप किया गया, तैयार किया गया बंदरगाह है आजादी के बाद। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 167, क्वेश्चन नंबर 167 हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कवर्ड इन नमामि गंगे प्रोग्राम। निम्न में से कौन से राज्य नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत आते हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑल ऑप्शंस आर। क्यों? क्योंकि हमारी जो गंगा है वह हमारी ऊपर से निकलती है, यानी कि देवप्रयाग में। किस किस से बनती है हम पिछले क्वेश्चन में पहले लेक्चर में हमने देखा था। यह बनती है, हमारी दो नदियां आती हैं, महानदी, सॉरी ये इसका जन्म जो होता है हमारी देवप्रयाग में होता है, ठीक है। गंगा नदी का देवप्रयाग में होता है, ठीक है। इसका जन्म देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से निकल के उत्तर प्रदेश से होते हुए
झारखंड से होते हुए, बिहार से होते हुए, यह पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधा आके गिरती है खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में यहाँ। ठीक है, यहाँ पे गिरती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 168, क्वेश्चन नंबर 168। ये हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू द एम्पावर्ड एडोलेसेंस बॉयज? निम्न में से कौन सी भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि किशोर लड़कों को एम्पावर, श्रम देगी, काम देगी? ऑप्शन ए है अक्षय, ऑप्शन बी है सक्षम, ऑप्शन सी है सबला, ऑप्शन डी है उज्ज्वला। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सक्षम। सक्षम योजना के तहत हमारी भारत सरकार जो है जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन सभी को थोड़ा सा स्किल सिखाएगी और उन्हें रोजगार देगी। ये सक्षम योजना के तहत है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 169, क्वेश्चन नंबर 169 हमसे क्या पूछता है? वेयर वॉज कुंभ मेला 2018 वॉज हेल्ड? वर्ष 2018 में लगने वाला कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी इसमें जानकारी ऐड कर दूं। इलाहाबाद यूपी, यूपी से अगर कोई प्रश्न मैं इसमें एडिशन करूंगा, आपका जब भी कभी स्टेट आएगा तो उसके गवर्नर और उसके मुख्यमंत्री का नाम जरूर पूछा जाएगा। यूपी के हमारे गवर्नर कौन है? यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले हमारी गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वहीं हमारे सीएम तो आप सभी जानते हैं, जो कि आजकल वर्ल्ड फेमस हैं और पाकिस्तान में खासकर इन दिनों ज़्यादा फेमस हैं, वे योगी आदित्यनाथ। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 170, क्वेश्चन नंबर 170। देखिए हमसे क्या पूछता है? 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया इज रिटन बाय। किताब 2014 निर्वाचन या इलेक्शन कह लीजिए, चुनाव जिसने भारत को बदल दिया, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन बी आमिर हुसैन, ऑप्शन सी अब्दुल हक, ऑप्शन डी तरुण विजय। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई को तो आप लोगों ने बाय फेस भी देखा होगा, टीवी पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो। ज़्यादातर आप अगर ललन टॉप देखते हैं तो ललन टॉप के शो पर वो कई बार आ चुके हैं और वो बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रश्न नंबर 171 की तरफ चलते हैं। ये हमसे क्या पूछता है? इंडिया एंड इट्स विच नेबरिंग कंट्री विल कंडक्ट जॉइंट टाइगर सेंसर्स यूजिंग अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए ये पूछ रहा है भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर बाघों की गिनती, दोबारा सुनिए, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर बाघों की गिनती का काम पूरा किया, या किसके साथ मिलकर किया है ये? इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी आपका श्रीलंका। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी नेपाल। अब नेपाल से रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। नेपाल से पूछेगा तो इसकी राजधानी बताएंगे हम काठमांडू। ये तो सभी को पता होगा, पड़ोसी राज्य हैं हमारे, पड़ोसी देश हैं काठमांडू। ठीक है, ये काठमांडू। ओके, अब इसकी करेंसी पूछेगा तो इसकी करेंसी है नेपाली रुपी। नेपाली रुपी, ठीक है, ये इसकी करेंसी है। वहीं एक छोटा सा और सवाल आपसे पूछ सकता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? हु इज द पीएम ऑफ नेपाल? इनका नाम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 172, क्वेश्चन नंबर 172 है। ये हमसे क्या पूछता है? इन अ रिएक्शन व्हाट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस कॉल्ड एज? वह कोई प्रतिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन का नुकसान होता हो। ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन की हानि होती हो, यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन की एक प्रकार से चोरी होती हो या हाइड्रोजन वहां से गायब हो जाता हो, ऐसी प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रिडक्शन, ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनेशन, ऑप्शन डी है बोथ रिडक्शन एंड हाइड्रोजनेशन। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी ऐड कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन एक प्रकार से ऐसे समझिए, आपसे इससे रिलेटेड और भी सवाल पूछ सकता है कि जैसे आपसे एग्जांपल पूछेगा, जैसे कि कटे हुए सेब को यदि अगर हम बाहर थोड़ी देर रखते हैं तो उसका रंग भूरा क्यों पड़ने लगता है, ब्राउन क्यों पड़ने लगता है? इसका सही उत्तर है इसका ऑक्सीडेशन के कारण।
पर ऐसा होता क्यों है? एक और एग्जांपल आपसे पूछ लेता है, यदि कोई लोहे की वस्तु, लोहे की छड़ बाहर रखी हुई है, खुले में रखी हुई है, तो उसका रंग, उस पर रस्टिंग क्यों लगती है, उस पर जंग क्यों लगने लगती है? इसका भी सही उत्तर है ऑक्सीडेशन। आखिर ये ऑक्सीडेशन है क्या? मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, ये समझिए, ऑक्सीडेशन में एक प्रकार की चोरी होती है। चोरी होती है किसकी? चोरी होती है इलेक्ट्रॉन की। जो भी वस्तु बाहर रखी जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो ऑक्सीजन क्या करेगी, उससे इलेक्ट्रॉन की चोरी करती है। प्लस यदि वहां पर हाइड्रोजन भी है तो वो हाइड्रोजन की भी चोरी करेगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर मॉइस्चर कंटेंट बनाएगी, जो कि H2O, पानी के कुछ कंटेंट्स बनाएगी। इसलिए ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से आपसे प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। बच्चे ज़्यादातर इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 173, क्वेश्चन नंबर 173, ये हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? निम्न में से कोलाइडल विलयन का कौन सा उदाहरण है? दोबारा सुनिए, निम्न में से कौन सा कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मड, ऑप्शन बी है मिल्क, ऑप्शन सी है चीज, ऑप्शन डी है रबड़। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीज। चीज जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों का मिक्सचर होता है। इन दोनों से, लिक्विड और सॉलिड से बनकर एक, मिलकर एक कोलाइडल विलयन तैयार होता है, जो कि चीज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 174, क्या पूछता है ये? HCl हाइड्रोक्लोराइड इज, हाइड्रोक्लोराइड क्या है? डाई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक है, पॉली एटोमिक है, या नो ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। द्वे परमाणुएं हैं, यानी कि इसके अंदर दो परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन बी ट्राई एटोमिक, तीन परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन सी पॉली एटोमिक, बहु परमाणुओं की संख्या है, दो से अधिक, तीन से अधिक है, मतलब मल्टीपल है, बहुत सारे हैं इसमें, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं ये आखिर है क्या। देखिए, HCl है। HCl क्या है? HCl में कहीं आपको कोई गिनती दिखाई दे रही है? अब यदि किसी पे 1 2 कुछ नहीं लिखा है, या 3 4 कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 होता है। यानी कि अगर HCl, H है 1, और Cl है, Cl भी 1 है। यहाँ पे कुछ दिखा तो नहीं है, 0 1 2 3 कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, जो कि मिलता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो ये बना था HCl। तो एक परमाणु हाइड्रोजन का हो गया, दूसरा परमाणु क्लोरीन का हो गया, तो ये द्वि परमाणु हो गया, यानी कि डाई एटॉमिक, दो एटॉमिक की संख्या होगी इसके अंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 175, ये हमसे क्या पूछता है? प्रश्न संख्या 175, इसने हमसे पूछा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 व्हेन दे आर कनेक्ट इन सीरीज? जब कभी दो प्रतिरोध आपस में सीरीज में, श्रृंखला में जोड़े जाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या बनता है? उनका एक समान, जो कि ओवरऑल जो प्रतिरोध बनेगा वो क्या बनेगा? आपका ऑप्शन ए है R1 माइनस R2, ऑप्शन बी है R1 प्लस R2, ऑप्शन सी है R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 गुणा R2, ऑप्शन डी है R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आपने सभी, ये तो छोटी सी जनरल चीज़ है, आपने 10वीं में फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। यदि दो रजिस्टर्स को या दो प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो उसकी जो इक्वलेंट गिनती जो होती है, उसकी जो मान होता है उसका, वो उन दोनों का सम होता है, उन दोनों का जोड़ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 175 क्या पूछता है हमसे? सॉरी, 176, ये हमसे क्या पूछता है? प्रश्न संख्या 176, 176, लाइट वेव्स आर, प्रकाश तरंगे क्या हैं एक प्रकार की? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक वेव, विद्युत तरंग है। ऑप्शन बी मैग्नेटिक वेव्स, चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी है आपका 10वीं का ही कॉन्सेप्ट है, कोई 10वीं से बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी जो प्रकाश तरंगे होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 177, क्वेश्चन नंबर 177, विच डिजीज कॉजेज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए, मैं आपको पीछे जब से मैंने सीरीज स्टार्ट की है, मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 विटामिन के टॉपिक को पढ़कर जाएं, छोड़े ना बिल्कुल भी। वो कहीं से भी आपसे विटामिन पूछ सकता है, विटामिन कहाँ से क्या है क्या नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं विटामिन के ऊपर एक, कमेंट में बताइए, अगर आप सभी को ज़रूरत है तो मैं विटामिन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे पढ़ते रहिए, परंतु अगर वो भी नहीं चाहिए आपको तो आप प्लीज़ हमारी सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए, तब भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है गोटर। मैं दोबारा इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? ऑप्शन ए है पोलियो, पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी या घेंगा रोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी में क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बचपन में ही हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, मजबूत होने की वजह वह मुलायम हो जाती हैं, जिससे कि हड्डियों से संबंधी काफ़ी बीमारियां जुड़ जाती हैं। और आपसे कभी पूछता है विटामिन डी का मुख्य स्रोत बताइए क्या है, तो मुख्य स्रोत बोलेंगे तो सनलाइट है, सूर्य, ठीक है। सूर्य जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। बाकी और सभी बीमारियां अलग अलग कारणों से होती हैं। पोलियो जो है पोलियो वायरस से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। वहीं आपका गोइटर घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 178, क्वेश्चन नंबर 178। ये हमसे क्या पूछता है? ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स क्वेश्चन मार्क। यह पूछ रहा है सांस छोड़ने के दौरान हमारी पसलियों की उपस्थिति कैसी होती है, स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन ए मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलती हैं। ऑप्शन बी नीचे की तरफ जाती हैं। ऑप्शन सी ऊपर की तरफ आती हैं, या ऑप्शन डी नॉट मूव्स एट ऑल, कि वह गति करती ही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जब भी हम सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो हमारी पसलियां नीचे की तरफ आएंगी, मूव्स डाउनवर्ड। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 189, 179। देखिए क्या पूछता है हमसे। ऑन एन एवरेज हाउ मैनी मिलियंस रेड ब्लड सेल आर प्रेजेंट इन अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट मैन पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यह पूछ रहा है कि एक वयस्क मानव के शरीर में 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब समझ लीजिए ये कोई जार है 1 mm का, ठीक है। 1 mm इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1 mm की है। यदि इसको हम भर दें मानव के रक्त से, तो यह पूछ रहा है इस 1 mm क्यूब के अंदर, इस 1 mm क्यूब के अंदर कितनी लाल रक्त कणिकाएं होंगी, कितनी मिलियंस में पूछा है इसने। मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 से 5.5 मिलियन, ऑप्शन बी 2 से 2.5 मिलियन, ऑप्शन सी 1.5 से 2 मिलियन, ऑप्शन डी 9 से 9.5 मिलियन। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 से 5.5 मिलियन। जो ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे 1 mm की क्यूब में, 1 mm के क्यूब में लाल रक्त कणिकाएं 5 से 5.5 मिलियन होंगी। अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 180, क्वेश्चन नंबर 180। देखिए हमसे क्या पूछता है। बाय विच प्रोसेस अ टेडपोल डेवलप्स इनटू अ एडल्ट फ्रॉग। बताइए निम्न में से किस क्रिया के जरिए एक टेडपोल बच्चा होता है, जो कि मेंढक का, एक मेंढक का बच्चा जो है वयस्क मेंढक में तब्दील होता है, वयस्क मेंढक में बदलता है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिज्म, ऑप्शन सी एम्बेडिंग, ऑप्शन डी बडिंग। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है मेटामॉर्फिसिस। जो मेटामॉर्फोसिस होता है, अगर आपको इसका हिंदी में मतलब बताएं तो इसका मतलब ही होता है काया पलट। काया पलट, कितना अच्छा नाम है, काया पलट। यानी कि आपके मेंढक के बच्चे की, टेडपोल की काया पलट के जरिए, मतलब उसकी काया पलट हो जाती है, तब वह एक वयस्क मेंढक। चलिए दोस्तों आज की यह क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।